व्यूअर्स, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सबसे पहले जो है बिल्कुल बेसिक्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ की शेप कैसी है। ठीक है, मोस्टली जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थ की शेप कैसी है, इस शेप को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा इस चीज़ का कि इसकी बेजवी शेप है, मीन अंडे की तरह की शेप है, जैसे आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रही है। और इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो वर्ड्स हैं जी जियोइड, ऑब्लेट और स्फेरॉइड। ठीक है, ये वर्ड्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं कि बेजवी शक्ल को मोस्टली पेपर में, एमसीक्यूज़ पेपर में जो टर्म्स इसके लिए और यूज़ की जा सकती हैं वो ये 3 पॉसिबल टर्म्स हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन ये 3 जो है ज़्यादा मशहूर हैं। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है ये क्वेश्चन तो इसमें अगर इनमें से कोई एक टर्म दी हुई है तो आपने उसको जो है वो सिलेक्ट करना होगा, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर इन 3 के अलावा कोई और टर्म भी दी हुई है तो फिर उसको आप नेगलेक्ट करेंगे। अगर 2 हैं तो बोथ ऑफ दिस कर देंगे, तीनों हैं तो ऑल ऑफ दिस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये शेप की हमने बात कर ली। शेप के बाद जो है ना आप लोगों को डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। आप अपने सामने अगर एक पेज रखते हैं तो उस पेज के बिल्कुल सामने वाली साइड पे, यानी कि आपसे अपोजिट साइड पे एन लिख दें और अपनी साइड पे आप एस लिख दें। एन मीन नॉर्थ साइड और आपकी साइड पे जो साइड है वो है साउथ साइड, या आपके पीछे कह लें। ठीक है, और फिर जो है आप पेपर पे इस तरह करके वी लिखेंगे ना, तो डब्ल्यू ई वी मीन हम, तो वी लिखेंगे तो इसकी जो डब्ल्यू जिस साइड पे है वो वेस्ट साइड है और ई जिस साइड पे है वो ईस्ट साइड है। ठीक है, उसके बाद जी इसमें हम एक सेंटर में लाइन डायरेक्शन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहाँ कहीं भी आप कमरे इम्तिहान में कहीं भी बैठे हैं आप इसी तरह डायरेक्शंस को इमेजिन करके किसी भी जगह की लोकेशन बताएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना आप लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर वेस्ट से ईस्ट साइड पे या ईस्ट से वेस्ट साइड पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की गई है, जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। ये इमेजिनरी लाइन जो है ना दोनों पोल्स मीन के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस पे है। मीन कि ये अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है ना, उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल शेप है तो इस स्फेरिकल शेप को ये जो लाइन है इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। वो स्फेयर है, स्फेयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो वो 2 आधे आधे स्फेयर बन जाएंगे, एक ये नॉर्थ साइड वाला और एक ये साउथ साइड वाला आधा स्फेयर। तो आधे स्फेयर को हम कहते हैं हेमिस्फेयर। तो ये हो जाएगा जी नॉर्थ साइड वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ साइड वाला सॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर जो है वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दोनों पोल से, नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वल, इसका डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है और अर्थ को 2 हाफ स्फीयर्स में ये डिवाइड करता है इक्वेटर। और दोनों हाफ स्फीयर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ साइड वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेटर का एक दूसरा नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये याद रखना है, आगे लैटिट्यूड्स की डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जी हमने ये देखना है कि जो ज़मीन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, खुश्की में और पानी में, लैंड और वाटर। ठीक है, लैंड जो है ना ज़मीन की सतह के ऊपर वो है 29% और जो वाटर है वो 71% है। फिर जो 29% लैंड है उसको फर्दर जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया जाता है और जो 71% वाटर है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 70% जो है वो साल्टी वाटर प्रेजेंट है ज़मीन की सतह के ऊपर, जो कि 5 समुद्रों में तकसीम करते हैं जिसको साल्टी वाटर को। ठीक है, 5 ओशंस हैं और जो 1% है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में आपके पास रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं और बाकी अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है, मीन के ये ग्लेशियर्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। फ्रेश वाटर जो कि हमारे यूज़ में होता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मीठा पानी होता है। ठीक है, मीठा ज़रूरी नहीं है हर जगह मीठा ही हो, लेकिन ये 2 जो है वो पार्ट्स होते हैं, वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी उसके बाद जो है ना ये जो 7 आपके पास कॉन्टिनेंट्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर ये किस तरह से प्रेजेंट है। एक तो आपको इक्वेटर लाइन नज़र आ रही है ना, तो इक्वेटर के ऊपर जो है एक यहाँ पे ये साउथ, थोड़ा सा साउथ साइड पे है, मीन कि अगर हम इक्वेटर के रेफरेंस से देखें ना तो एक आपको कॉन्टिनेंट ऊपर नज़र आ रहा है और एक नीचे नज़र आ रहा है। जो ऊपर नॉर्थ साइड पे है उसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, जो साउथ साइड पे है उसको साउथ अमेरिका। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि कॉन्टिनेंट जो है उसको डिफ़ाइन हम किस तरह से करते हैं। कॉन्टिनेंट को उर्दू में हम बर-ए-आज़म कहते हैं। ठीक है, बर-ए-आज़म कहते हैं उर्दू में, और इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि
खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ होता है, उसको हम बरआज़म या कॉन्टिनेंट कहते हैं। अ लार्ज पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय वाटर, ये है कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें अगर, तो जितने भी आपको यहाँ पे इस शेप में ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इन सर्कल्स को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे, बाकी सारे कोई भी टच नहीं कर रहे, लेकिन ये दो सर्कल जो हैं यूरोप और एशिया, ये एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। मीन कि ये कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में पूरा नहीं आ रहे। इनको बाकी 3 साइडों से, इधर से ये एशिया को सारी साइडों से पानी लग रहा है, यूरोप को इन सारी साइडों से, लेकिन एक साइड से ये आपस में कनेक्टेड हैं, मीन कि वहाँ पे वाटर नहीं है। हालांकि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये होती है लार्ज पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय वाटर, ठीक है। तो ये बरआज़म की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तो इनको जो है ना बाज़ औक़ात इकट्ठा जो है वो यूरेशिया का कह दिया जाता है। इन एशिया और यूरोप को जो है एक कॉन्टिनेंट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है जी। तो उसके बाद जो है अब कॉन्टिनेंट की हम देखें कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो इक्वेटर के ऊपर ना आपके पास ये एक साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कॉन्टिनेंट्स वो हैं जिनमें से इक्वेटर पास करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें से इक्वेटर पास करता है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से इक्वेटर पास करता है। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें से इक्वेटर पास नहीं करता, तो वो आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनमें से इक्वेटर पास नहीं करता। यहाँ से आप लोगों ने इसी तरह डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्थ साइड पे है, साउथ अमेरिका इक्वेटर तो इसमें से पास कर रहा है लेकिन थोड़ा सा साउथ साइड पे है, और अफ्रीका जो है वो भी उसमें से भी इक्वेटर पास कर रहा है, वो थोड़ा सेंटर में है। यूरोप ऊपर नॉर्थ साइड पर ज़्यादा है, एशिया जो है वो यूरोप के साथ कनेक्टेड है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ईस्ट साइड पर हो जाता है, और एंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल साउथ पोल पर हो जाता है। ये हो गया जी हमारे पास कॉन्टिनेंट या सातों बरआज़म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया। इन कॉन्टिनेंट्स को हम अगर इनको अरेंज करें, मीन के कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, तो आबादी के लिहाज से अगर हम देखें तो आबादी के लिहाज से एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, उसके बाद नंबर 2 पे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर यूरोप है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने इनको याद कर लेना है। और यहाँ पर ये जो मैंने लिखी है इनके फर्स्ट लेटर लिखे हैं, पहले ए, फिर ENS और देन आखिर में डबल ए आ जाता है। स्टार्ट में डबल ए और आखिर में डबल ए और दरमियान में जो है ENS याद कर लेना है, तो आप लोगों को ये इनका सीक्वेंस अच्छे से याद रह जाएगा। ये बाय पॉपुलेशन जब आप लोग याद कर लेंगे ना, तो बाय एरिया रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय एरिया में आप लोगों ने इस तरह याद करना है कि जस्ट अ मिनट में आप लोगों को समझा देती हूँ। बाय एरिया में आप लोगों ने ऐसे याद करना है कि एशिया और अफ्रीका तो ऐसा आ जाएंगे, ये जैसे यहाँ थे वैसे ही आगे हैं बाय एरिया। मीन के रकबे के लिहाज से भी एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। फिर जो है ना यूरोप को आपने यहाँ से उठा के ना ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पे ले जाना है, ठीक है। और ये दोनों इसी तरह आ जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मीन के एशिया और अफ्रीका के बाद यूरोप निकल गया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका उसी तरह आ गया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जगह पे यूरोप आ गया, और ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ से निकला था उसकी जगह यूरोप ने ली थी, तो वो बिल्कुल लास्ट पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, बिल्कुल आखिर में, और एंटार्कटिका यूरोप के नीचे। तो इस तरह आप लोगों को ये सीक्वेंस याद रह जाएगा रकबे के लिहाज से कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है और कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाते हैं ओशंस। और हमने कहा था कि जो ज़मीन की सरफेस है ना उसको 7 बरआज़मों में और 5 समंदरों में तकसीम किया गया, ठीक है। तो जो 5 समंदर हैं वो कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसको देखते हैं अब जी। तो सबसे पहले जो है ना इन 5 समंदरों को आप लोगों ने पैसा वर्ड से याद कर लेना है, ठीक है। पैसा PAISA यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यही सीक्वेंस है इनका। सबसे जो मीन के अगर ऑर्डर में हम इन्हें तरतीब दें तो हमारे पास जो सबसे बड़ा समंदर है वो पैसिफिक ओशन है, तो P से पैसिफिक हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। फिर इंडियन ओशन है वो तीसरे नंबर पे है। साउदर्न ओशन जो है वो चौथे नंबर पे है, और आर्कटिक ओशन जो है वो 5वें नंबर पे है। इनको मैंने यहाँ पे उर्दू में भी राइट कर दिया। आप PAISA पैसा याद करेंगे तो आप लोगों को इनका नेम और सीक्वेंस याद हो जाएगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। उर्दू में पैसिफिक ओशन को कहते हैं बहर ज़ुल्मात या फिर बहरुल काहिल,
सुस्त समुंदर, काहिल का मतलब होता है सुस्त, मीन के इसमें जो है ना वो इतनी ज़्यादा लहरें वगैरह टाइड्स वगैरह नहीं बनती, ठीक है। बहर ज़ुल्मात, अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री में बहरुल काहिल को बहर ज़ुल्मात कहा था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अटलांटिक ओशन जो है बहर ओकियानूस है। इंडियन ओशन को बहर हिंद कहते हैं। सौदर्न ओशन को बहर मंजमद जनूबी कहते हैं और आर्कटिक ओशन को बहर मंजमद शुमाली कहते हैं। ये जो हमारे पास साउदर्न ओशन है ना वो यहाँ पे इस साइड पे हो जाता है ना, साउथ साइड पे, तो साउथ साइड पे हमारे पास जो कॉन्टिनेंट एंटार्कटिका है वो भी प्रेजेंट है, तो इसके नेम की वजह से इस ओशन को एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, ठीक है। एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं कॉन्टिनेंट एंटार्कटिका की वजह से, ठीक है। अब मैप में इसको देखते हैं। जी, मैप की तरफ अगर हम आ जाएं तो मैप में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पहले तो आप लोगों ने एक सीक्वेंस से याद करना है, ठीक है। असल में ऐसा होता है ना कि हमारा जो माइंड है वो विजुअल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पिक करता है और ज़्यादा देर तक वो हमारे माइंड में सेव रहती हैं, बजाय इसके कि हम वन लाइनर बुक से जो है रट्टा लगाते रहें। बहुत सी बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी जीके वाली जिसमें वन लाइनर लिखा हुआ होता है वर्ल्ड जियोग्राफी का, तो आप लोग जो है वहाँ से रट्टा लगाते जाएँ तो वो कुछ वक्त के लिए तो आप लोगों के माइंड में रह जाएगा, लेकिन देर पा नहीं होगा। तो पहले मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि इस तरह मैप्स के थ्रू आप लोग अच्छे से समझ लें, वो चीज़ एक नक्शा आपके माइंड में बैठ जाता है। तो फिर जब आप वन लाइनर भी पढ़ते हैं ना तो वन लाइनर को एंड पे पढ़ना चाहिए अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, बजाय इसके कि हम रट्टा लगाते रहें। पहले समझ लें उन चीज़ों को, अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें, उनकी एक पिक्चर बन जाए, एक इमेज बन जाए आपके माइंड में। फिर जब आप वन लाइनर पढ़ते हैं ना तो फिर आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर रहे होते हैं और वो चीज़ आप लोगों को देर तक याद रहती है, वो रिवीजन में आ जाती है वो चीज़, ठीक है। तो ये जो पैसा वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, आपने पी इस साइड पे लिख देना है, पी, ठीक है, वेस्ट साइड पे, और ए जो है उसी ही साइड पे नीचे लिख देना है ए। फिर आई जो है वो ईस्ट साइड पे आ जाएगा, PAI, और फिर एस जो है वो थोड़ा सेंटर में, ये साउथ पोल के साथ, ठीक है, और ए ऊपर लिख देंगे। इस तरह आपका पैसा पूरा हो जाएगा। पहले नंबर पे हमने P लिखा, फिर दूसरे नंबर पे A लिखा, तीसरे नंबर पे I लिखा, चौथे नंबर पे S लिखा, PAIS, और फिर पाँचवें नंबर पे A लिखा। तो ये पैसा वर्ड पूरा हुआ। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। P को मैंने ब्लू कलर से लिखा है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लू कलर की लाइन्स नज़र आ रही होंगी। ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये हमें बता रही हैं कि यहाँ पे जो है वो पैसिफिक ओशन प्रेजेंट है, ठीक है। पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और आप लोगों को पता है कि ये जो अर्थ है ये स्फेरिकल है, मीन के बिल्कुल जो है वो जैसे कंडा होता है। तो ये यहाँ पे भी इस समंदर का पानी है, और इसके अलावा ज़मीन के पीछे वाली सरफेस से घूम के इस साइड पे ये सारा फैला हुआ है, बहुत बड़ा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। तो इस साइड पे भी मैंने ब्लू लाइंस शो की हैं, मीन कि यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन प्रेजेंट है। इसको मैं इरेज करती हूँ, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे अब आप लोग देखें तो यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, और ज़मीन के पीछे सारी सरफेस के ऊपर फैला हुआ है ये, और फिर इस साइड से भी ये पैसिफिक ओशन का पानी यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मीन के पैसिफिक ओशन जो है वो बहुत बड़ा ओशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पैसा में PA था। ए जो है आपको इसी के नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ पे रेड कलर से मैंने ए लिखा है ना, तो यहाँ पे रेड ये वाला आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है अटलांटिक ओशन यहाँ पे प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान, ठीक है। थोड़ा बहुत इनका स्केच आप लोगों के माइंड में होगा ना। आगे हमने वर्ल्ड जियोग्राफी को काफ़ी डिटेल में देखना है, तो जब डिटेल्स में देखेंगे ना तो वहाँ पर हम कंट्रीज़ की डिटेल भी देखेंगे और सब कुछ, तो वो वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आप लोगों ने अपने माइंड में इमेज बनाना है। PA के बाद आई की तरफ आते हैं। आई मैंने ग्रीन कलर से राइट किया, और ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे जो है वो इंडियन ओशन प्रेजेंट है। एस है, फिर एस ब्लैक कलर से लिखा है और ब्लैक कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो है वो साउदर्न ओशन प्रेजेंट है, जिसको हम एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ऊपर ग्रीन कलर का ए लिखा हुआ है, मीन के अटलांटिक ओशन। तो जो अटलांटिक ओशन है ना वो ग्रीन कलर का ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जी इक्वेटर की बात करते हैं। यहाँ पे इक्वेटर जो है ना वो मैंने कहा था कि सेंटर से पास करती हुई एक लाइन है। ये एक सिर्फ फर्जी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, इसकी कोई जो है वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये लाइन जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास कर रही है? ऑस्ट्रेलिया से, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से। ये तो कॉन्टिनेंट्स हैं, 4 कॉन्टिनेंट से पास करती है। इसके अलावा जो है ना कंट्रीज़ का भी पूछ लिया जाता है कि कितनी कंट्रीज़ में से ये इक्वेटर पास करता है। तो इक्वेटर जो है आप यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से ऊपर राइट किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के एक मुल्क से गुजरता है, एक कंट्री से, एशिया की 2 कंट्रीज से गुजरता है, अफ्रीका की 7 कंट्रीज से, और साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ में से इक्वेटर पास करता है, ठीक है। तो अब इन कंट्रीज़ की डिटेल भी देख लेते हैं। उनके नेम भी आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक, तो तब तक आप लोगों ने याद कर लेना है इसको अच्छी तरह। ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है ना वो है स्टूडेंट्स किरीबती, ठीक है। एशिया की 2 कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स, इनमें से इक्वेटर पास करता है। साउथ अमेरिका की इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें से इक्वेटर पास करता है। अफ्रीका की 7 कंट्रीज़ हैं, नंबर 1 कॉन्गो, नंबर 2 द
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नंबर 3 साओ टोमे, नंबर 4 गैबन, नंबर 6 युगांडा, नंबर 7 कीनिया एंड पहली थी कॉन्गो, दूसरी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरी जो है वो साओ टोम, और चौथी गैबन है, पाँचवीं युगांडा है, छठी कीनिया है और सातवीं सोमालिया है। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की जिनमें से इक्वेटर पास करता है। 7 कंट्रीज़ हैं। इनको इसी तरह आप लोगों ने इनके नेम भी अच्छी तरह याद करने, और जो है ये याद करना है कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री है। आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठा करें और लेक्चर को साथ साथ सुना करें, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लिया करें, मैप वगैरह ड्रा कर लिया करें। तो इससे ये होगा कि वो चीज़ एक बार आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है टफ़ लगे, लेकिन जब आप लिख लेंगे और फिर जो है मोबाइल को साइड पे रख के आप उसको रिवाइज़ करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो आप लोगों को वो चीज़ बहुत ईजी लगने लग जाएगी। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दुनिया में, बस हमें थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है और फिर उस चीज़ पर कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को इस्तिकामत अता फ़रमाए, कामयाबी दें। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।